discuss data handling. That is chapter 5 from class 8 NCERT. Let's start. Now, first of all we will discuss what do you mean by data. जब भी हमें किसी टाइप की भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें डेटा की ज़रूरत होती है. डेटा क्या होता है? जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है दैट इज कॉल्ड आर डेटा. अब डेटा को हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ हुआ, बार ग्राफ हुआ या फिर डबल बार ग्राफ हुआ. हम इन सब चीज़ों के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी और डेटा की. ठीक है, अब डेटा है क्या? मान लीजिए आपकी क्लास का रिजल्ट आया है, ओके, और आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? एक स्टूडेंट के 34 है, एक के 56 है, एक के 65 है, 2 स्टूडेंट्स के 78 है एंड सो. ठीक है, तो ये डेटा जो है ये से हम बोलते हैं रो डेटा. रो डेटा क्यों है ये? क्योंकि इसे हम बोलते हैं रो डेटा. ऐसा क्यों है कि ये रो डेटा है? रो डेटा बेटा इसलिए है क्योंकि इसमें हमने किसी भी चीज़ को अरेंज नहीं किया है. ठीक है, अरेंज नहीं किया है तो इसे हम बोलेंगे रॉ डेटा. अब अरेंज कैसे करना है वो अब हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब ये है हमारा, मान लीजिए इंफॉर्मेशन है हमारी क्लास 8 के स्टूडेंट्स की मार्क्स ऑब्टेन. एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 65, सेकेंड वन ने स्कोर किया है 55, देन 34, देन 70, देन 92, 84. अब मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स के 84 या 84 से ज़्यादा स्कोर है. 84 और 84 से ज़्यादा स्कोर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा. 65 नहीं है, 55 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, ये भी नहीं, 92 है, देन 84 हो गया, देन 75 नहीं है, then 99, then 99, then 84, 84, 55 is not there, 79, no, no and yes. अब कितने टिको हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 84 और मोर है. लेकिन ये तो बहुत हेक्टिक हो गया हम लोगों के लिए और थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया. तो सबसे पहले हमारा जो भी डेटा होता है हम उसे क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं. सॉर्टिंग का मीनिंग क्या है? उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना. सबसे पहले स्मॉलर वन, देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटर, लाइक दिस. ऐसे ये हमारा हो गया डेटा, सॉर्टेड डेटा. तो सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे? 34 मेंशन किया, देन 55, 65, 70. तो हमने क्या किया? एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डेटा था. अब वो रो डेटा ना रह के प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिविंग डेटा हो गया. ठीक है, तो ये हुई हमारी बात किस चीज के बारे में? रो डेटा के बारे में. अब हमारे पास जितने भी डेटा हैं अगर हम ऐसे ही रीड करेंगे 84, 34, 35 इतने मार्क्स हैं तो ये बड़ा बोरिंग हो जाता है. तो हम इसे क्या करते हैं? इसे अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पिक्टोग्राफ की हेल्प से, या बार ग्राफ की हेल्प से, या फिर डबल बार ग्राफ की हेल्प से, जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. अब हम कुछ बेसिक टर्म्स लेके चलते हैं. डेटा हैंडलिंग में क्या क्या बेसिक टर्म्स होंगी जिससे हमें डील करना होता है. तो सबसे पहले आता है रॉ डेटा. जो भी हमने हॉटस्पॉट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की बिना सॉर्टिंग किए उस डेटा को हम बोलते हैं रॉ डेटा. अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कौन सा डेटा कितनी बार आया है. जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने सॉर्टिंग किया. ठीक है, सॉर्टिंग करने के बाद हमने इसे एक टेबल में अरेंज कर लिया. इस टेबल में हमने क्या किया कि जिस स्टूडेंट के 34 मार्क्स हैं वो कितने हैं वो काउंट किए. सबसे पहले 34 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 स्टूडेंट है. देन 55 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं. देन 65 वाला कितने हैं? 1 स्टूडेंट है. देन 70 वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1. देन 75 पे भी 1 है. देन 79 के 2 स्टूडेंट्स हैं. 84 के 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स हैं. देन 99 स्टूडेंट्स हैं. तो इस टाइप से हमने उसे इस टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लिया. अब जिसके 1 स्टूडेंट है तो उसके लिए हमने ये टेलीफॉर्म भी कर दिया कि जैसे ही एक डेटा आया हमने 1 लिख दिया. जैसे ही 55 के 2 स्टूडेंट्स हैं 55 मार्क्स वाले तो हमने 2 लगा दी लाइन्स. देन 65 के लिए 1 है तो 1 लगा दी एंड सो ऑन. और 84 के लिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो हमने 4 लाइन्स लगा के उसको ऐसे क्रॉस कर दिया. तो ये हो जाता है हमारा 5.
तो ये टैली में भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमने क्यों किया, ताकि हमारा डेटा जो है वो बेटर वे से रिप्रेजेंट कर सके। तो रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं अलग अलग। पहले हमने उसको सॉर्टिंग कर लिया, एक ये भी मेथड है सॉर्टिंग करने वाला भी, और सेकंड मेथड हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो टेबल है इसमें हमने एक एक मार्क लिया है, पहले 34 वाला मार्क लिया, फिर 55 कितने स्टूडेंट्स के, देन 65 कितने स्टूडेंट्स के। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्क्रीट का मीनिंग है 1 by 1, एक डेटा हमने एक टाइम में यूज किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये तो ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा डेटा था, कोई 15 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो 15 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये शो कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हों जिनके मार्क्स हमें अरेंज करने हों, तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। किसी के 16 मार्क्स भी होंगे, किसी के 15 मार्क्स भी होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना जब लेंथी डेटा होता है तो हम उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स हम ये शो कर देते हैं उसमें कि भाई एक ग्रुपिंग बना लेते हैं कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 0 से लेके 20 तक मार्क्स हैं, देन 20 से लेके 40 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, देन 40 to 60 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, देन 60 to 80 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, देन 80 to 100 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली कि कितने कितने मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम 0 to 20 देखें, जब हमने अरेंज किया हुआ है ना, तो बड़ा ही ईजी हो जाता है इसको फाइंड आउट करना। 34 है फर्स्ट डेटा, 34 है मीन्स 0 to 20 तो कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 20 to 40 की बात करें, 20 to 40 फर्स्ट डेटा क्या है 34, सेकेंड डेटा क्या है 55। 55 तो हमारा इस रेंज में नहीं आता है, तो हमारा 34 आता है, लेकिन तो हमारा 20 to 40 कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 1। 40 to 60 कितने हो जाएंगे, 40 to 60 55 भी हो गया हमारा, और ये भी 55 है, तो 2 स्टूडेंट्स हो गए, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 2 स्टूडेंट्स। ओके, देन 60 to 80 हम कंसीडर करते हैं, एक 65 हो गया, 1 70 भी, 75 भी, 79 भी, अगेन 79, तो ये हो गए 5 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है 80 to 100, बाकी सब बचे हुए सब 100 से नीचे नीचे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। अब अगर आप इन सभी का टोटल करोगे तो वो वही आएगा जो हमारा इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल आ रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही है ना, डेटा तो अब भी हमारे पास उतने ही स्टूडेंट्स का है। तो हमारे पास कितने थे, ये पहले भी 15 स्टूडेंट्स थे और अब भी 15 ही स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो जब हम इस टाइप से अरेंज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मतलब ग्रुप्स बना दिए हैं कि इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स हमारे इस मार्क्स रेंज में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी। क्या है, हम बहुत देर से ये यूज कर रहे हैं टर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुपिंग तो समझ में आ गया कि हमने 20 मार्क्स का स्लॉट लेके, रेंज लेके, और उससे हमने ग्रुपिंग कर दिया। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी बार एक नंबर आ रहा है, मतलब 0 से 20 के बीच में जो ये मार्क्स आ रहे हैं ये कितने स्टूडेंट्स के हैं, 0 स्टूडेंट्स के हैं। 20 to 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 1 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो 20 to 40 मार्क्स आने के फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मीन्स एक बार आना। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टाइम्स एक टर्म अपीयर हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, हम मान लीजिए आप किसी के घर दिन में 5 टाइम्स जाते हो, ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उनके घर जाने की कितनी है, 5। कोई और आपके घर आता है डेली दिन में 3 टाइम्स आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3। मान लीजिए कोई आपके पास वीक में 2 टाइम्स आता है, तो आप क्या कहोगे, ट्वाइस इन अ वीक, है ना। तो ये उसकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। और जो बार बार आपके घर में आता है वो क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है वो हमारे घर पे, तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, यू गॉट इट। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज कितनी बार आ रही है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पिक्टोग्राफ। आपको ध्यान होगा फर्स्ट स्लाइड में हम 3 चीजों की डिस्कशन कर रहे थे। एक था हमारा पिक्टोग्राफ, सेकंड था हमारा बार ग्राफ, एंड थर्ड था हमारा डबल बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई चीज
पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक कार बना दी। कार क्या है, ये थोड़ा सा डेटा को सुंदर दिखाने के लिए, अदरवाइज बार बार हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो हम बोरिंग हो जाता है वो डेटा, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड भी नहीं होता, क्योंकि बार बार हमें कंसेप्ट लगा के समझना पड़ता है उस चीज को। अब जब हमने इसे पिक्चर्स की फॉर्म में लिख दिया ना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। स्पेशली किड्स को जब हम पढ़ाते हैं डेटा हैंडलिंग, तो हम यही पिक्चर्स का ही यूज करते हैं और किसी चीज का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है चीजों को। अब यहाँ पे 100 कार्स, एक कार की पिक्चर अगर बनाएंगे तो उसका मीनिंग है 100 कार्स, इसको मीनिंग दे दिया हमने। तो ये होता है कि एक पिक्चर को मीनिंग दे देना, वो होता है पिक्टोग्राफ में यूज, ठीक है। तो हमने एक कार का मीनिंग है, जहां पे भी हम एक कार ड्रॉ करेंगे मतलब 100 कार्स है उसका मीनिंग, और अगर हम हाफ कार ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये वाला है, तो इसका मीनिंग है 50 कार्स, मतलब 100 का हाफ। 100 का हाफ अगर आप करते हैं तो कितना आ जाता है, 50। ओके, तो हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100/2, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कार्स। तो ये हमारे पास ये पूरा पिक्चर क्या है, ये पिक्चर शो कर रहा है हमें कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो जुलाई के मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की है इन्होंने, 250 कार्स। अगस्त में इन्होंने प्रोड्यूस की है 300 कार्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर में बताओ इसी डेटा को देख के कि कितनी कार्स प्रोड्यूस की होगी। इस कार का मीनिंग क्या है, 100। नेक्स्ट कार कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100, दिस वन 100 एंड दिस वन इज ऑल्सो 100। इट मीन्स टोटल कितनी कार्स हो गई, 400 कार्स, ठीक है। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हाउ मेनी कार्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। कितनी है, जुलाई के सामने कितना मेंशन्ड है, 2.5 कार्स है, इट मीन्स 250 कार्स हो गई हमारी। नेक्स्ट, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, जुलाई में 250, अगस्त में 300 एंड सितंबर में 400। ओके, तो किस मंथ में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, सितंबर में। कितनी प्रोड्यूस हुई है, 400 कार्स। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं पिक्टोग्राफ का, हमें इसी टाइप का क्वेश्चन करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ क्या है हमारा, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारी इस पिक्चर में गिवन है, क्या गिवन है, इधर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए एक क्लास में, और इधर हमने एकेडमिक ईयर दे दिया। एकेडमिक ईयर मतलब 2003 और 4 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक डेटा जा रहा है। अगर हम इससे एक लाइन हम ड्रॉ करें तो ये क्या शो कर रहा है कि 100 स्टूडेंट्स हैं 2003 एंड 4 में, 8th क्लास में। 4 एंड 5 में कितने स्टूडेंट्स हो गए, अब अगर हम इधर से देखें तो ये कितने हैं, 200 हैं। ओके, 5 एंड 6 की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे 250। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 एंड 7 की तो ये हो जाएंगे हमारे 300 एंड नेक्स्ट इज 350। ये होता है बार ग्राफ, जिसमें हमने बार्स की फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को शो किया है। ओके, अब हमारे पास व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या गिवन कर रहा है, इट इज showing the number of students present in class 8 in different academic years from 2003 to 2008। मीन्स 2003 से लेके 2008 तक जितने भी एकेडमिक ईयर्स आए हैं हमारे, उनमें क्लास 8 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है। ओके, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस बार ग्राफ इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन different academic years from 2003 to 2008। okay, now अब वो पूछ रहा है in which year is the increase in the number of students is maximum। 2003-4 में कितने थे हमारे पास, 100 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे, 100। नेक्स्ट में हो गए हमारे 200, मीन्स कितने का इंक्रीज हुआ, 100 का इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट में कितने हो गए, 250, मीन्स कितने का इंक्रीज हुआ, 200 से 250 पे जाने में 50 का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट में कितने हो गए, 300, 250 से 300 में जाने में 50 का इंक्रीज हुआ अगेन। अब 300 से 350 हो गए, 350 मीन्स कितने का इंक्रीज हुआ, अगेन 50 का। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुआ, फर्स्ट केस में, मीन्स
2003-4 से जब 4-5 के एडमिशन हुए तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो 4-5 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। ओके, 4 और 5 में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? मैक्सिमम तो भाई 350 वाले हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो इंक्रीज नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहा है किस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है। इनसे पहले तो सब में कम ही स्टूडेंट्स है 350 से, तो लास्ट वाला जो 2007-8 है उसमें 350 स्टूडेंट्स है। तो कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है? व्हाट यू विल से, इट इज इन 2007 एंड 8 में है। और कितने स्टूडेंट्स हैं? इट इज 350। ओके, अब वो कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स आपको स्टेट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 5 and 6, 5 and 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 250 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 and 4। 3 and 4 में कितने हैं? इसमें है 250, इसमें है 100। अब आपको बताना है क्या ये इसके डबल है, ट्वाइस है? नो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज डबल बार ग्राफ। जब एक ही ग्राफ में हम डबल डबल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे इस केस में इसने क्या दिखाया, नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या शो कर रही है? सब्जेक्ट शो कर रही है, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो शो कर रही है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, एक ये और एक ये। अब देखिए ऊपर इसने अलग से बना के बताया हुआ है कि जो हमारा ब्लैंक वाला बार है वो 2005 and 6 से रिलेटेड है, और जो फिल जिसमें कलर फिल किया हुआ है शेडेड बार है वो 2006-7 से रिलेटेड। मीन्स दिस वन इज 6-7 एंड दिस वन इज रिलेटेड टू 5 and 6। तो मीन्स मैथ्स में किसी स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो 5 और 6 में थे 30 मार्क्स थे। इजिली यू कैन चेक कर सकते हो आप वाई एक्सिस पे। और जो मैथ्स में 6-7 में उसने ऑब्टेन किए थे दैट वाज 60 मार्क्स। ओके, इसमें हमारे पास 50 मार्क्स हैं एंड दिस वन इज 55, दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 50, दिस वन इज 50, दिस वन इज 45। नाउ दिस वन इज अप्रॉक्सीमेटली 60 एंड दिस वन इज ऑल्सो 60। अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the information given by the bar graph? This bar graph is showing the marks obtained by a student in different subjects, that is math, science, social science, English and Hindi in 2 consecutive years, that is 2005-6 and 6-7। ये 5-6 को मिला के एक ही ईयर होता है। आपने चेक किया होगा आपका सेशन जो है नॉर्मली अप्रैल में स्टार्ट होता है। अब जैसे अगर हम इस सेशन की बात करें तो ये 2020 सेशन होगा, और कब तक आपके रिजल्ट कब आएगा? नेक्स्ट ईयर की मीन्स 2021 की मार्च में आएगा। इट मीन्स आपका सेशन जो हुआ ये वाला सेशन कौन सा हुआ? 2020-21 सेशन बोलते हैं हम इसे। ओके, तो इन दिस वे ये एक ईयर होता है। ये मत सोचिएगा कि ये 2 years है, इट इज 1 year, 1 सेशन की बात कर रहा है, और ये 6-7 मतलब नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड मोस्ट? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है? अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो 30 से सीधा 60 हो गए, तो कितना इंप्रूव हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 30 का इंक्रीज हुआ। सेकेंड, सोशल साइंस में 50 से 55 से 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं उसके। नेक्स्ट साइंस में 45 to 5 अगेन 5 मार्क्स ही इंक्रीज हुए हैं। इंग्लिश में 50 to 45 मीन्स डिक्रीज हुए हैं, इसे हम बोलेंगे -5। और नेक्स्ट में इक्वल ही है। ओके, तो अब इसने क्या पूछा है? किसमें सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हुए हैं? मैथ्स में हुए हैं। ओके, मीन्स उसने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड? डिटीरियोरेटेड क्या होता है? डिक्रीज होना, कम होना। तो किसमें परफॉर्मेंस उसकी कम हुई है? इंग्लिश में। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंग्लिश। नाउ इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? पार मीन्स इक्वल है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, दैट इज इन हिंदी। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। अब रिजल्ट क्या आया? आर्ट। फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा आर्ट, देन अगेन नेक्स्ट ने कहा मैथमेटिक्स, देन नेक्स्ट ने कहा साइंस। अब हम क्या करते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन ऐसे
चेक करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अलग से एक टेबल बना लेते हैं। एक आर्ट सब्जेक्ट है, देखते जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एक मैथ्स हो गया हमारा, एक साइंस हो गया हमारा, नेक्स्ट इंग्लिश, नेक्स्ट इज अगेन मैथ साइंस इंग्लिश। कोई और आएगा तो फिर हम आगे एंटर करते जाएंगे। आर्ट, आर्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स को लाइक करते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स देखते हैं हम, 1 2 3 देन 4 एंड 5 स्टूडेंट्स किसे लाइक करते हैं, मैथ्स को लाइक करते हैं। देन हम साइंस की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बार बार इस डेटा को टैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, विच इज द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा किसे लाइक करते हैं स्टूडेंट्स, आर्ट्स को लाइक करते हैं। दिस इज द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, आर्ट्स। और 1 लीस्ट लाइक्ड, सबसे कम किसमें है, इंग्लिश में। तो ये क्या है हमारा लीस्ट लाइक्ड, and arts is the most liked. Hope everything is clear up to here. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डेटा हैंडलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले आप सोचिए कि इसमें 1 ग्राफ बनेगा या सिंगल ग्राफ बनेगा या डबल बार ग्राफ बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, दोनों साइड में हमने एरोज लगा दिए। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी। इसमें हमारे पास वॉकिंग एंड साइकिलिंग का डेटा है 40 एंड 45 जो प्रेफर करते हैं। स्कूल बी में 55 एंड 25, स्कूल सी में 55 एंड 35। तो 3 स्कूल्स हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी कोई रिलेशन नहीं होता ना इनमें, तब हम हमेशा बार ग्राफ यूज करते हैं। स्कूल ए है यहाँ पे, सेकंड हमारा है स्कूल बी का डेटा हम यहाँ शो करेंगे, एंड थर्ड है हमारा स्कूल सी। ओके, अब हमारे पास हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, 45, 50, 25, 15, 35। तो मीन्स कुछ अगर हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारा सारा डेटा हम आराम से शो कर सकते हैं। यहाँ हम शो कर देते हैं 10, then 20, then 30, then 40, then 50 and then 60। ओके, इनका जो मिड पॉइंट होगा 50-60 का वो 55 हो जाएगा, 50 एंड 40 का हो जाएगा 45, 30 एंड 40 का हो जाएगा 35, 20 एंड 30 का हो जाएगा 25, 10 एंड 20 के बीच में 15, 0 एंड 10 के बीच में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब हमारे पास 2 डेटा है, एक है वॉकिंग, एक साइकिलिंग। तो हम 2 बार ग्राफ बनाएंगे। एक बॉक्स जो है वो वॉकिंग को शो करेगा और सेकंड वन जो है जिसमें हम शेडिंग कर देंगे, ओके, वो हमारा साइकिलिंग को शो करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। स्कूल ए के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं जो वॉकिंग करते हैं, 40 मीन्स हियर। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाई 40 से स्टार्ट करके, और ये हमारा हो गया वॉकिंग का डेटा, और इसकी शेडिंग नहीं करनी है हमें तो हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हम करते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग कितना है, 45 मीन्स 50 से कम और 40 से ज़्यादा। बिल्कुल इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम, मिड पॉइंट कुछ यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया किस चीज़ का डेटा, साइकिलिंग का डेटा।
ठीक है, और इसकी हम कर देते हैं शेडिंग। इसमें हम ये स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। नेक्स्ट केस है हमारा 55 स्टूडेंट्स मीन्स अप टू हियर, 50 एंड 60 के बीच में हो जाएंगे। और नेक्स्ट इज 25 मीन्स 20 एंड 25 के मिड पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 25। अपने रेफरेंस के लिए आप इन्हें मेंशन भी कर दीजिएगा, और ये हो जाएंगे हमारे 55। अब ये साइक्लिंग का डेटा है तो हम इसे शेडिंग कर देंगे। नेक्स्ट है स्कूल सी के लिए 15 स्टूडेंट्स, तो मीन्स 10 एंड 20 का मिड पॉइंट दैट इज दिस मच, इसे हमने 15 मेंशन किया। और नेक्स्ट इज 35 मीन्स कुछ 30 एंड 40 के बीच में आ जाएगा, दैट इज हियर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35, इसकी भी हम शेडिंग कर देंगे। अब क्योंकि हमने हर एक स्कूल के लिए दो डेटा शो किए हैं, दैट इज एक वॉकिंग के लिए एक साइकिलिंग के लिए, स्कूल बी के लिए भी एक वॉकिंग एक साइकिलिंग, स्कूल सी के लिए भी दो डेटा, तो इसे हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।